मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस लेक्चर वीडियो के थ्रू मैं कवर करने जा रहा हूं। इसलिए बच्चों बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आप बैठिए अपनी कॉपी और पेन के साथ और लेक्चर वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं उनके नाम एक बार आप जान लीजिए। सबसे पहले मैं कवर करूंगा विद्युत अपघट्ट विलयन का प्रतिरोध, इसके बाद विद्युत अपघट्ट विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता, विद्युत अपघट्ट विलयन की विशिष्ट चालकता, शैल स्थिरांक, विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम भी इसमें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं जिसका नाम है कोहल-राउस का नियम, और ये लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा विद्युत अपघटन और फिर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक इसी लेक्चर वीडियो में आपके सामने वन बाय वन मेरे द्वारा आने वाले हैं। तो आप कंसंट्रेट होकर बैठेंगे और लेक्चर वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं विद्युत अपघट्ट विलयन का प्रतिरोध। हाँ बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर की शब्दावली में कठिनाई महसूस हो रही हो, जैसे विद्युत अपघट्ट क्या है, विद्युत अपघट्ट विलयन क्या है, तो इन सारे शब्दावलियों को आसान तरीके से मैंने अपने इसी चैप्टर से रिलेटेड एक लेक्चर वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसको जरूर आप देख लें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में कोई कठिनाई ना हो। अब बच्चों आते हैं विद्युत अपघट्ट विलयन का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बच्चों आपने फिजिक्स में विद्युत चालक या वैद्युत चालक का प्रतिरोध पढ़ रखा है, उसमें आपको बताया जाता है कि किसी विद्युत चालक में उसके धारा के प्रवाह के मार्ग में डाली गई रुकावट को उस विद्युत चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि विद्युत चालक में जब आप धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने में जो रुकावट आती है उसी रुकावट को उस विद्युत चालक या वैद्युत चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। अब सेम बात बच्चों यहां लागू हो जाएगी, क्योंकि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि विद्युत अपघट्ट विलयन विद्युत चालक की भांति ही कार्य करता है। यानी कि किसी विद्युत अपघट्ट विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में डाली गई रुकावट को उस विद्युत अपघट्ट विलयन का प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों इस चैप्टर में जहां जहां मैं धारा बोलूंगा उसका मतलब विद्युत धारा ही होगा और प्रतिरोध का मतलब विद्युत प्रतिरोध होगा, क्योंकि विद्युत धारा को जनरल वे में इस चैप्टर में केवल धारा द्वारा ही डिफाइन कर दिया जाएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। धारा का मतलब यहाँ विद्युत धारा होगा और प्रतिरोध का मतलब विद्युत प्रतिरोध होगा, लेकिन उसको प्रतिरोध के थ्रू ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों विद्युत अपघट्ट विलयन का प्रतिरोध क्या हुआ? विद्युत अपघट्ट विलयन का प्रतिरोध किसी विद्युत अपघट्ट विलयन में धारा के प्रवाह के मार्ग में डाली गई रुकावट को उसका प्रतिरोध कहते हैं। और बच्चों इसका सिंबल R है और इसका मात्रक होता है ओम, और इसको ग्रीक भाषा के अक्षर ये जो उल्टा लोटा टाइप में रखा हुआ है इससे प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक भाषा में इसका नाम है ओमेगा और इसको ओम पढ़ा जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। यानी कि विद्युत अपघट्ट विलयन में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के क्रम में जो रुकावट आती है वही रुकावट उस विद्युत अपघट्ट विलयन का प्रतिरोध है। अब बच्चों आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है विद्युत अपघट्ट विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बच्चों विभिन्न एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ फैक्ट्स निकल कर आए। क्या फैक्ट्स निकल के आए कि किसी विद्युत अपघट्ट विलयन का जो प्रतिरोध होता है वो मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, ये जो प्रतिरोध होता है ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रतिरोध जो होता है वो इलेक्ट्रोडों के परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के तो अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन इलेक्ट्रोडों के परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप अभी तक इलेक्ट्रोड नहीं समझ पाए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर किसी चालक पदार्थ की छड़ को
अगर किसी चालक पदार्थ की छड़ को विद्युत अपघट्ट के जली विलयन में डाल दिया जाए तब उस चालक पदार्थ की छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं कि ये एक बर्तन है, इस बर्तन में किसी विद्युत अपघट्ट का जली विलयन भरा हुआ है। मान लिया मैंने विद्युत अपघट्ट NaCl है यानी कि नमक है, तो नमक का जली विलयन यहां पर भरा। अब इसमें एक चालक पदार्थ मान लो मैंने कॉपर ले लिया, इसकी छड़ ये डाल दी गई, यानी कि कॉपर की छड़ डाल दी गई किसमें NaCl के जली विलयन में। तब इस चालक पदार्थ की छड़ को बच्चों कहा जाता है इलेक्ट्रोड। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोड चालक पदार्थ की छड़ है जो किसी विद्युत अपघट्ट के जली विलयन में डाली जाती है। अब बच्चों, जब विद्युत अपघट्ट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दो छड़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये दो प्रकार का होता है। यहां मैं अभी आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोड होता है ये दो प्रकार का होता है, कैथोड और एनोड। जब विद्युत अपघट्ट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें दो छड़ों की आवश्यकता होती है। इसी को आगे मैं बढ़ा लेता हूं। एक छड़ ये है और एक छड़ यहां ऐसे डाल दी जाती है, ठीक है। इसको धारा स्रोत के एक को प्लस से जोड़ देते हैं, दूसरे को माइनस से, तो विद्युत अपघट्ट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इलेक्ट्रोड यानी कि छड़ें जो होती हैं ये समान लंबाई की होती हैं और समान परिच्छेद क्षेत्रफल की होती हैं। परिच्छेद क्षेत्रफल बच्चों, परिच्छेद क्षेत्रफल से आप परिचित जरूर होंगे। अगर नहीं परिचित हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं ये मार्कर लिए हूं, इसका परिच्छेद कैसा है बच्चों, ये परिच्छेद जो है इसका वृत्ताकार है, तो इस वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वही इस मार्कर का परिच्छेद क्षेत्रफल होगा। इसी तरह से छड़ों में होता है। छड़ों को काटने पर या छड़ों का जो बेस है ये जिस टाइप का होगा, उस टाइप का जिस आकार का होगा उस आकार के क्षेत्रफल को इस छड़ का क्या कहेंगे, परिच्छेद क्षेत्रफल कहेंगे। अब बच्चों, तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड। अब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मान ली स्मॉल l और परिच्छेद क्षेत्रफल मान लिया गया स्मॉल a। तो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये दो फैक्ट निकाले, महत्वपूर्ण फैक्ट निकाले। जो विद्युत अपघट्ट विलयन है, इसका जो प्रतिरोध कैपिटल R होता है ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी कि L के अनुक्रमानुपाती होता है और इलेक्ट्रोडों के परिच्छेद क्षेत्रफल स्मॉल a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही बात बच्चों मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखी है कि किसी विद्युत अपघट्ट विलयन का प्रतिरोध उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती और इलेक्ट्रोडों के परिच्छेद क्षेत्रफल स्मॉल a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब R अनुक्रमानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती A। बच्चों, इस चिन्ह को जब आप अनुक्रमानुपाती पढ़ेंगे तो 1/A बोलेंगे, जब इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे तो सिर्फ A बोलेंगे, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती A। अब इन दोनों रिलेशन को जब मिक्स करते हैं, इसके लिए बच्चों मैं कहता हूं कि इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, तो R R के ऊपर पड़ेगा और ये 1 L के ऊपर पड़ेगा और ये A L का जो डिनोमिनेटर 1 है उसके ऊपर पड़ेगा। अब आप ये मत कहने लगना कि R R के ऊपर पड़ेगा तो R स्क्वायर हो जाएगा। मेरा समझाने का केवल यही पर्पज है कि आपको ये बात समझ में आ जाए। R R के ऊपर जाएगा तो R ही रहेगा और ये 1 L के ऊपर जाएगा तो L हो जाएगा और A 1 के ऊपर जाएगा तो A हो जाएगा। ओवरऑल जो रिलेशन निकल के आएगी मिक्स करने पर वो होगी R अनुक्रमानुपाती L/A। अब बच्चों, ये जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक जोड़ा जाता है। ये एक नियतांक जोड़ा गया है, ये इस तरह का। ये बच्चों ग्रीक भाषा का अक्षर है, इसको रो कहते हैं। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है और ग्रीक भाषा में इसको रो कहा जाता है। जैसे ये ग्रीक भाषा का अक्षर है ओमेगा, ऐसे ये ग्रीक भाषा का अक्षर है रो, और यहाँ पर ये एक नियतांक है और ये जो नियतांक है ये विद्युत अपघट्ट विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध है। यानी कि जिसकी खोज में हम चले थे वो खोज हमारी पूरी हुई कि यहाँ पर रो एक नियतांक है जो विद्युत अपघट्ट विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक बच्चों, इसको मैंने रिलेशन समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब इसी समीकरण से हम रो की वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो A का मल्टीप्लाई R में हो जाएगा और इधर रो का L में तो है ही,
तो इससे रो इक्वल टू आ जाएगा आर ए अपॉन एल। तो ये विद्युत अपघट्ट विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला आ गया। अब बच्चों इसी फार्मूले से मैं विशिष्ट प्रतिरोध इस विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक भी निकालूंगा और विशिष्ट प्रतिरोध रो की डेफिनेशन भी बनाऊंगा। तो बच्चों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप आसानी से अपनी कॉपी में इसे नोट कर सकें। इसे मैं हटा दे रहा हूं, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब इसे मैं करता हूं साफ और आपको डेफिनेशन बना के बताता हूं विद्युत अपघट्ट विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध की। बहुत आसानी से डेफिनेशन बनेगी। अभी आप देखेंगे कि कितना आसान है इसकी डेफिनेशन को बनाना और कितना आसान है इसके मात्रक को निकालना। तो देखिए बच्चों, हेडिंग डालते हैं रो की परिभाषा। रो की परिभाषा। बच्चों मेरा जो चैनल है ये बहुत गरीब चैनल है, जहां पर बहुत सारे अरेंजमेंट है ही नहीं। बहुत नॉर्मल अरेंजमेंट में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और अपलोड करके आप तक पहुंचाता हूं। तो सामान्य सी चीजें हैं मेरे पास, इन्हीं का मैं यूज करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके पास आएगा। तो बच्चों बहुत कुछ आप मत सोचिएगा। आप सोच रहे होंगे सर के मार्कर में स्याही भी नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरा मूल उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आना चाहिए जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने आपको जा रहा हूं। अब बच्चों देखिए रो की परिभाषा। तो यहां पर फार्मूला है हमारे पास, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये फार्मूला है हमारे पास। अब बच्चों ध्यान दीजिए, रो यहां पर इन तीन राशियों पे डिपेंड करता है, आर पर, ए पर, एल पर। अगर रो को हम आर के इक्वल बना दें तो रो की डेफिनेशन आर के पदों में हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ए परिच्छेद क्षेत्रफल को एक मानना पड़ेगा और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को भी एक मानना पड़ेगा, यानी कि एकांक मानना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों, यदि ए बराबर 1 तथा एल बराबर 1, तब बच्चों क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर इंटू 1/1, यानी कि हमारे पास रिलेशन आ गई रो इक्वल टू आर, यानी कि विद्युत अपघट्ट विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो उसके प्रतिरोध के बराबर हो गया। कब? जब इलेक्ट्रोडों का परिच्छेद क्षेत्रफल हमने एकांक किया और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी एकांक कर दी। तो बच्चों कंक्लूजन क्या निकल के आया कि किसी विद्युत अपघट्ट विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध उसके उस विलयन के, अब देखो विद्युत अपघट्ट विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध, बच्चों रियलिटी में विद्युत अपघट्ट विलयन के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विद्युत अपघट्ट विलयन के पदार्थ का ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो किसी विद्युत अपघट्ट विलयन के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके उस विलयन के प्रतिरोध के तुल्य होता है, जबकि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एकांक हो और इलेक्ट्रोडों का परिच्छेद क्षेत्रफल भी एकांक हो। तो इसी बात को बच्चों मैं राइट डाउन किए दे रहा हूं, ये एक डेफिनेशन है। अर्थात किसी विद्युत अपघट्ट विलयन, किसी विद्युत अपघट्ट विलयन के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके उस विलयन के उस विलयन के प्रतिरोध के तुल्य होता है।
उसके उस विलयन के प्रतिरोध के तुल्य होता है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, आप भूलेंगे नहीं, कभी जीवन में कभी भूलेंगे नहीं अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। बहुत आसान तरीका है फार्मूले से डेफिनेशन को बनाना। जबकि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कैसी हो बच्चों, एकांक हो तथा इलेक्ट्रोडों का परिच्छेद क्षेत्रफल भी कैसा हो बच्चों, एकांक हो। तो ये एक प्यारी सी डेफिनेशन हो गई विद्युत अपघट्ट विलयन के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की। बच्चों इसको जनरली बोला जाता है विद्युत अपघट्ट विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध। अब बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। अब मैं इसका मात्रक आपको निकाल के बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, रो का मात्रक, तो अब बच्चों देखिए फार्मूले से ही मात्रक निकलता है। देखिए सूत्र रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल से रो का मात्रक बराबर आर का मात्रक गुणित बच्चों हो जाएगा एल का मात्रक और सॉरी बच्चों एल नहीं, यहां पे ए है, ए का मात्रक बटे एल का मात्रक। आप बच्चों जानते हो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और दूरी का मात्रक यहां सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर का जब डिवीजन करेंगे तो 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो इसका मात्रक आ गया ओम इंटू सेंटीमीटर। ये बच्चों विद्युत अपघट्ट विलयन के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इंटू सेंटीमीटर, और प्रतिरोध का बच्चों क्या मात्रक है, ओम। तो बच्चों मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों आप समझिए विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता और विद्युत अपघट्ट विलयन की विशिष्ट चालकता, दोनों को ध्यान से समझेंगे तो अभी आपको तुरंत ये तैयार हो जाएंगी, दोनों चालकता और विशिष्ट चालकता। अभी आपको बच्चों मैंने विद्युत अपघट्ट विलयन का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों को डिफाइन किया, समझाया आपको। तो बच्चों विद्युत अपघट्ट विलयन का जो प्रतिरोध था उसको मैंने आर से डिनोट किया था और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट किया था। अब अगर बच्चों इन दोनों को हम व्युत्क्रम कर दें, इन दोनों का व्युत्क्रम कर दें, इन दोनों को पलट दें, तो आर को जब बच्चों आप पलटोगे तो हो जाएगा 1/r, और रो को जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा 1/रो। तो बच्चों यही 1/r और 1/रो ये विद्युत अपघट्ट विलयन की क्रमशः चालकता और विशिष्ट चालकता हो गई। अब बच्चों तो इनकी सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है कि किसी विद्युत अपघट्ट विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। यहां पर किसी विद्युत अपघट्ट विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब बच्चों बात आती है इनके सिंबल की। तो चालकता का सिंबल होता है बच्चों कैपिटल जी और विशिष्ट चालकता का सिंबल होता है एक, देखो बच्चों ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया, ये के जैसा एक अक्षर बनता है, ये ग्रीक भाषा का अक्षर है और इसको कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा। तो कैपिटल जी का तो सीधे सीधे फार्मूला आ गया 1/r, यानी कि विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता कैपिटल जी इक्वल टू 1/r, और जो कप्पा का फार्मूला आया, कप्पा का क्या आया, कप्पा इक्वल टू 1/रो, और चूंकि रो का फार्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया RA/L, क्या है RA/L, जब इसको यहां रखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा,
फार्मूला आ जाएगा कप्पा इक्वल टू L अपॉन RA। तो यही बच्चों विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता और विशिष्ट चालकता है। अब इनके मात्रक की बात आती है। तो बच्चों मात्रक के लिए मात्रक तो फार्मूले से आता है, अभी आपको मैंने बताया। तो कैपिटल G का मात्रक बराबर 1/R का मात्रक। तो R का मात्रक बच्चों ओम होता है। तो ओम जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। जरा यहाँ पे अपना माइंड कंसंट्रेट करो। कैपिटल G का मात्रक बराबर 1/R का मात्रक। आर का मात्रक ओम होता है, ओम। तो यहाँ ओम जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, और ओम को कैसे लिखते हैं? OH। तो इसके ऊपर लग जाएगा इनवर्स। अब बहुत ही बच्चों इंटरेस्टेड बात है, इसको जरा साफ करते हैं। यहाँ बहुत ही एक इंटरेस्टेड फैक्ट निकल के आता है। ओम को आपने क्या किया? इनवर्स किया। तो ओम इनवर्स करने पर, इनवर्स का मतलब होता है बच्चों व्युत्क्रम। तो ओम की जो स्पेलिंग है OHM, इस स्पेलिंग को भी आप अगर रिवर्स कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों? एम पहले लिखेंगे, आज एच बाद में लिखेंगे और ओ उसके बाद लिखेंगे, तो ये MHO आ जाती है। इसको महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महो। तो ये भी चालकता का मात्रक होता है। क्या? महो। आसानी से यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि OHM का जब हम रिवर्स करेंगे तो महो आ जाएगा। तो इसका मात्रक ओम इनवर्स भी होता है, इसका मात्रक महो भी होता है, और इसी को बच्चों सीमेन कहते हैं। सीमेन एक साइंटिस्ट का नाम है और सीमेन का सिंबल है कैपिटल S। तो चालकता के 3 मात्रक हैं, ओम इनवर्स, महो और सीमेन। अब बच्चों इसी तरह से फार्मूला कप्पा का बनाया, कप्पा इक्वल टू L अपॉन RA। तो कप्पा का भी मात्रक इसी से निकल आएगा, यानी कि कप्पा का मात्रक बराबर L का मात्रक बटे R का मात्रक गुणित A का मात्रक। अब यहां से बच्चों देखिए, यहां से देखिए, मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। तो हमारा आया कप्पा का मात्रक बराबर L का मात्रक सेंटीमीटर, R का मात्रक ओम और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जब ओम ऊपर जाएगा बच्चों तो हो जाएगा ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर की ये दोनों पावर ऊपर जाएंगी तो ऊपर 1 पावर से घट जाएंगी, तो माइनस की सेंटीमीटर की 1 पावर बचेगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मात्रक निकल के आया ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए बच्चों, अतः कप्पा का मात्रक बराबर, अभी अभी बच्चों मैंने समझाया, ओम इनवर्स को ऐसे लिखते हैं OHM इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं? महो। महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स दूसरा मात्रक हो गया। तीसरा मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? महो की जगह हम क्या लिखेंगे? सीमेन। सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये 3 मात्रक हो गए किसके? विशिष्ट चालकता कप्पा के। तो इस तरह से बच्चों इन दोनों में आप डिफरेंस समझ सकते हैं, इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करके दोनों को आसानी से तैयार कर सकते हैं। यानी कि चालकता प्रतिरोध को व्युत्क्रम करने पे आती है, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध को व्युत्क्रम करने पे आती है, और फार्मूले से दोनों के मात्रक आसानी से आ जाते हैं, ओम इनवर्स, महो, सीमेन। और जब विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखते हैं तो उसमें सेंटीमीटर इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, महो इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता। बच्चों तुल्यांकी चालकता, मूलर चालकता दोनों को एक साथ समझेंगे, जिससे आपको दोनों अच्छे ढंग से अभी से ही तैयार हो जाएंगे। आपको ये पता रहना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बच्चों बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं और सेम पैटर्न पर तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता विद्युत अपघट्ट विलयन की है। और बच्चों इसका बहुत बड़ा रोल कोल राउस नियम में आपके सामने आने वाला है। तो विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी और मूलर चालकता को समझ लेते हैं। बच्चों विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट गुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। मतलब किसी विद्युत अपघट्ट के ऐसे विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट गुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। और इसे बच्चों लैम्डा से डिफाइन करते हैं।
लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों जब हम मोलर चालकता की बात करते हैं तो बच्चों जहां पर आपने कहा कि 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, वहां पर आप 1 ग्राम तुल्यांक को रिप्लेस कर देंगे 1 मोल से। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हो, मोलर चालकता कहलाती है और इसका सिंबल बच्चों म्यू है। देखिए बच्चों सामने मैंने दोनों को एक साथ रखा है ताकि आपको पता चलता रहे कि इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या हैं और कहां हल्का सा डिफरेंस आपको करना है। किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हो, मोलर चालकता कहलाती है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चों लैम्डा और इधर ये म्यू, ये दोनों ग्रीक भाषा के अक्षर हैं। अब बच्चों इनके फार्मूले पर आते हैं। अगर हम ये मान लें कि किसी विलयन के VmL आयतन, V मिलीलीटर मैंने आयतन ले लिया, VmL आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, तब बच्चों जो तुल्यांकी चालकता लैम्डा होता है ये कप्पा इंटू V के इक्वल होता है। कप्पा इंटू V, कप्पा आप जानते हो विद्युत अपघट्य विलयन की विशिष्ट चालकता है, ये विशिष्ट चालकता है कप्पा इंटू V। और बच्चों यहाँ पर V जो होता है ये 1000 अपॉन C बच्चों यहाँ सांद्रता है और 1000 अपॉन N के इक्वल होता है। जब इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा का फार्मूला आ जाता है, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन C इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। N बच्चों विद्युत अपघट्य विलयन की नॉर्मलता है और कैपिटल C यहां पर ये जो विद्युत अपघट्य विलयन में ले रहा हूं इसकी ये सांद्रता है। इस तरह की सांद्रता है जो प्रति लीटर, जिसकी प्रति लीटर मात्रा में घुले विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। यानी कि प्रति लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य उपस्थित है, ऐसी सांद्रता है। जहां C विलयन की सांद्रता है जो प्रति लीटर मात्रा में घुले विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक रखती है और N विद्युत अपघट्य विलयन की नॉर्मलता है। अब बच्चों इधर आ जाइए, मोलर चालकता में आपको केवल ग्राम तुल्यांक के स्थान पर मोल रखना है, ग्राम तुल्यांक को हटा के मोल रखना है और नॉर्मलता की जगह मोलरता कर देना है। क्योंकि जब मोल आ जाएगा तो सांद्रता मोलरता के पदों में डिफाइन की जाएगी। माना किसी विलयन के VmL आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला है, तब म्यू इक्वल टू कप्पा इंटू V। VmL में आयतन है तो फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू बच्चों V होता है 1000 अपॉन C या 1000 अपॉन M। जब ये V की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं तो मोलर चालकता का फार्मूला आता है, मोलर चालकता म्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन C इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन M। वही बात यहाँ पर C विलयन की सांद्रता है जो प्रति लीटर मात्रा में घुले विद्युत अपघट्य का 1 मोल रखती है तथा M विद्युत अपघट्य विलयन की मोलरता। अब बच्चों इनके मात्रकों पर आइए। मात्रक बच्चों मैंने कहा फार्मूला से निकालते हैं, तो इसका फार्मूला देखो, लैम्डा का फार्मूला क्या है, कप्पा इंटू V। अब तो लैम्डा का मात्रक बराबर कप्पा का मात्रक गुणित V का मात्रक। अब बच्चों कप्पा का मात्रक मैं आपको बता चुका हूं, महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये मैं बता चुका हूं। अब V का मात्रक बच्चों यहां क्या आ जाएगा, V का मात्रक आयतन का मात्रक यहां आ जाएगा बच्चों घन सेंटीमीटर प्रति तुल्यांक, घन सेंटीमीटर प्रति तुल्यांक, ये यहां पर V का मात्रक आ जाएगा। बच्चों यहां आयतन का मात्रक ये है, क्योंकि 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है किसमें, VmL आयतन में, तो यहां पर इसका मात्रक बच्चों आप रखेंगे घन सेंटीमीटर प्रति तुल्यांक। जब इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर की -1 और +3 पावर 8 हो जाएगी तो आएगी +2, यानी कि ओवरऑल इसका मात्रक हो जाएगा महो इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट तुल्यांक ऊपर जाएगा तो तुल्यांक का इनवर्स हो जाएगा। यही फाइनल मात्रक मैंने यहाँ पे रखा है, महो इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। महो को बच्चों सीमेन कहते हैं तो सीमेन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। बिल्कुल सेम पैटर्न पर यहाँ पर म्यू का मात्रक आ जाएगा, इक्विवेलेंट की जगह आपको केवल मोल रखना है, तो महो इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल या सीमेन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब बच्चों यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये जो बच्चों सिंबल है इसको बच्चों हटा लेते हैं। अब
सिंबल मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक दूसरा सिंबल भी इनके लिए यूज किया जाता है। बच्चों यहाँ पर मैंने तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से डिनोट किया। ये छोटा लैम्डा है। ग्रीक भाषा में एक बड़ा लैम्डा उल्टा वी इस तरह का होता है। उल्टा वी ये ग्रीक भाषा का लेटर है। इसको बच्चों बड़ा लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा लैम्डा। आप लिख भी ले, बड़ा लैम्डा। और इसको तुल्यांकी चालकता को बड़ा लैम्डा और उसमें EQ सफिक्स लगा करके भी डिनोट किया जाता है। यानी कि तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से भी लिखते हैं और बड़ा लैम्डा Q से भी डिनोट किया जाता है। ये बड़ा लैम्डा है, लिख लीजिए बच्चों अगर आपको दिक्कत हो रही हो। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है बड़ा लैम्डा। इसी तरह से बच्चों जब हम मोलर चालकता की बात करते हैं तो मोलर चालकता को यहाँ तो मैंने म्यू से डिनोट किया है। इसको बड़ा लैम्डा और उसमें एम सफिक्स लगाकर भी डिनोट किया जाता है। तो बड़ा लैम्डा इक्विवेलेंट और बड़ा लैम्डा एम ये दोनों क्रमशः तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के सिंबल हैं। बच्चों इन दोनों को एक साथ जब आप पढ़ते हैं तो आसानी से दोनों आपको तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको दोनों समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट करिए कॉपी में। अब बच्चों मैं आपको कोल-लाउस का नियम समझाने जा रहा हूं। ध्यान से बच्चों इसको समझेंगे। लास्ट वाली दो चालकताओं को ध्यान में रखिए। विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता और विद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता। इन्हीं दोनों से कोल-लाउस का नियम बनेगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी या मोलर चालकता को कैलकुलेट करता है। क्या है बच्चों इसका स्टेटमेंट? बच्चों कोल-लाउस का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी या मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋण आयनों की अनंत तनुता पर क्रमशः तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब बच्चों इसको यहां समझिए। मैंने यहां लिखा है अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी या मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर क्रमशः तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब बच्चों इससे हम तुल्यांकी चालकता भी विद्युत अपघट्ट विलयन की कैलकुलेट कर लेते हैं। कब? अनंत तनुता पर। और विद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता भी अनंत तनुता पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तुल्यांकी चालकता का बच्चों फार्मूला ये है। लैम्डा इनफाइनाइट कैसे रीड करेंगे बच्चों? लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस इंटू लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन n माइनस इंटू लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। बच्चों यहां पर लैम्डा इनफाइनाइट है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता। लैम्डा प्लस इनफाइनाइट अनंत तनुता पर धनायन की तुल्यांकी चालकता है और लैम्डा माइनस इनफाइनाइट अनंत तनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता है। n प्लस है धनावेश की संख्या और n माइनस है ऋणावेश की संख्या। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। बच्चों इसको लैम्डा इनफाइनाइट को ऐसे भी लिखते हैं, बड़ा लैम्डा बना देते हैं, यहाँ इनफाइनाइट लिख देते हैं और यहाँ EQ बना देते हैं। तो ये सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों अनंत तनुता पर मोलर चालकता म्यू इनफाइनाइट इक्वल टू V प्लस इंटू म्यू प्लस इनफाइनाइट प्लस V माइनस इंटू म्यू माइनस इनफाइनाइट। सिंबल के अर्थ समझिए बच्चों। यहां पर यहां लगा देते, यहां पर म्यू इनफाइनाइट है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता। म्यू प्लस इनफाइनाइट अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता। म्यू माइनस इनफाइनाइट अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता। V प्लस और V माइनस को यहां ध्यान रखना है बच्चों। V प्लस है धनायनों की संख्या और V माइनस है ऋणायनों की संख्या। जबकि यहां पर इस एक्सप्रेशन पर में n प्लस था धन आवेश की संख्या, n माइनस था ऋण आवेश की संख्या। बच्चों इसको भी बड़ा लैम्डा बना करके हम लिख सकते हैं। बड़ा लैम्डा बनाएं, इनफाइनाइट यहां लगाएं, इसमें m लगाएं। तो इससे भी हम अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को डिनोट करते हैं। ये भी सिंबल यूज होता है और ये भी सिंबल यूज होता है क्रमशः मोलर और तुल्यांकी चालकताओं के लिए। अब बच्चों ये तो इनके फार्मूले रहे। अब इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक, उससे आपको समझाता हूं। जैसे बच्चों मैंने विद्युत अपघट्ट विलयन लिया NaCl का सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें दो आयन होते हैं विद्युत अपघट्ट विलयन में।
कौन कौन बच्चों? एक तो N+ होगा और दूसरा Cl- होगा। दो एग्जाम्पल बच्चों मैं ले रहा हूं, एक NaCl का ले रहा हूं, एक बच्चों मैं ले रहा हूं BaCl2 का। ये भी विद्युत अपघट्ट है और इसमें क्या होगा? इसमें बच्चों होगा Ba2+ और 2Cl- इसके विलयन में। अब बच्चों अगर यहाँ पर इसके लिए अनंत तनुता पर मैं कोलराउस का नियम यूज करके तुल्यांकी चालकता कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा? ध्यान से समझिए बच्चों, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, ध्यान देना बच्चों, इक्वल टू अब बच्चों यहां पर मैंने लिखा 1/n+, यानी कि धनावेश की संख्या। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां धनावेश की संख्या 1 है, एक ही प्लस लगा हुआ है, तो 1/1 हो गया। इंटू लैम्डा प्लस लिखा है तो Na+ और यहां हो गया इनफाइनाइट प्लस 1/n-, ऋणावेश की संख्या यहां 1 है और लैम्डा Cl- यहां इनफाइनाइट। ध्यान से समझिए बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा अभी तुरंत। अब BaCl2 को उठाइए, BaCl2 वाले केस में आप देखेंगे तो लैम्डा, यहाँ सफिक्स लगा दीजिए BaCl2 और यहाँ इनफाइनाइट इक्वल टू 1/n+, धनावेश की संख्या, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ धनावेश की संख्या 2 है तो 2 आ जाएगा, इंटू लैम्डा Ba2+ और यहाँ इनफाइनाइट प्लस 1/, ऋणावेश की संख्या n-, ऋणावेश की संख्या तो 1/1 लैम्डा और यहाँ आ जाएगा Cl-, यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट। तो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको समझाया। अब जरा इन्हीं विद्युत अपघट्ट विलयनों के लिए अनंत तनुता पर मूलर चालकता को समझिए। इस फार्मूले का यूज मैं करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, यहां हो जाएगा म्यू इनफाइनाइट और सफिक्स लगाएंगे NaCl इक्वल टू, यहां पर V+ है धनायनों की संख्या, तो धनायनों की संख्या बच्चों कितनी है? ध्यान दीजिए 1, तो 1 फिर आ जाएगा म्यू Na+ और यहां इनफाइनाइट प्लस V-, ऋणायनों की संख्या, ध्यान दीजिए एक ही ऋणायन है तो 1 इंटू म्यू और यहां आ जाएगा Cl-, यहां इनफाइनाइट। तो NaCl जो विद्युत अपघट्ट विलयन है उसके लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी। और यही अगर हम BaCl2 विलयन में कैलकुलेट करें तब देखो क्या आता है, ध्यान दीजिए, म्यू सफिक्स BaCl2 इनफाइनाइट इक्वल टू, अब यहां बच्चों ध्यान दीजिए, यहां मैंने लिखा है V+, धन आयनों की संख्या यहां लिखा जाएगा। धन आयन टोटल कितने हैं बच्चों? एक ही है, Ba2+ एक ही धन आयन है तो यहां आ जाएगा 1 इंटू म्यू Ba2+ और इस पर इनफाइनाइट प्लस V-, ऋण आयनों की संख्या देखिए बच्चों, यहाँ ऋण आयन Cl- कितने हैं? 2 हैं तो +2 इंटू म्यू Cl- और यहाँ इनफाइनाइट। तो इस तरह से बच्चों विद्युत अपघट्ट विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता आप आसानी से कोलराउस के नियम से डिटरमिन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, मैं समझता हूं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब बच्चों इसे आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। और वही बात बच्चों, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बच्चों नोट करें स्क्रीनशॉट के थ्रू। अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसको बच्चों ध्यान से आप समझेंगे। बच्चों दो वर्ड आपके सामने आते हैं, एक तो आता है विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट, इसको बच्चों बोलते हैं विद्युत अपघट्ट, ध्यान से बच्चों समझिएगा। और दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस, इसको बच्चों कहते हैं विद्युत अपघटन।
विद्युत अपघटन। अब इन दोनों को ध्यान से समझें। विद्युत अपघट ये पदार्थ है बच्चों, ये पदार्थ है, सब्सटेंस है, और ये विद्युत अपघटन ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस करना आप समझ लीजिए। विद्युत अपघट पदार्थ है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें विद्युत अपघट का विद्युत धारा द्वारा अपघटन कराया जाता है। अब इसको समझने के लिए बच्चों मैं एक सेल लेता हूं। सेल के बारे में भी डिटेल में अगले आपको लेक्चर वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि सेल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ थोड़ा उसका बस कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ सेल का। ये एक बर्तन है और इसमें मैंने दो प्लेटें लगा रखी हैं, दो प्लेटें लगा रखी हैं। इन्हीं प्लेटों को बच्चों हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ वायर लगा दिया, यहाँ वायर मैंने सेट कर दिया, इधर वायर सेट कर दिया, इसको माइनस विद्युत धारा के माइनस पॉइंट से जोड़ देंगे, इसको प्लस सिरे से जोड़ देंगे। और इसमें बच्चों इस सेल में क्या भरते हैं? विद्युत अपघट्ट का जली विलयन भरते हैं। विद्युत अपघट्ट का जली विलयन भरते हैं। जब ये सेल का अरेंजमेंट इस तरह का होता है कि सेल में दो प्लेटें होती हैं, एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं, और सेल में विद्युत अपघट्ट का जो विलयन है वो चालक का काम करता है, उसको इसमें भर दिया जाता है। और जब कैथोड और एनोड प्लेटों को विद्युत धारा स्रोत से कनेक्ट करके ऑन कर देते हैं, यानी कि इसमें विद्युत धारा फ्लो करते हैं, तो इसमें जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्ट पदार्थ होता है, जो विद्युत अपघट्ट पदार्थ होता है, सपोज करो मैंने यहां ले लिया NaCl, तो उसका अपघटन होता है, उसका अपघटन होता है और ये अपने आयनों में टूट जाता है। तो NaCl है तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। अब बच्चों तो इसका मतलब है कि इसमें दो तरह के आयन होंगे, Na प्लस होंगे और Cl माइनस होंगे, Na प्लस होंगे और Cl माइनस होंगे। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि धनात्मक आयन माइनस प्लेट की तरफ भागता है और ऋणात्मक आयन प्लस प्लेट की ओर भागता है। इसका मतलब Na प्लस आयन कैथोड की तरफ भागेंगे और Cl माइनस आयन एनोड की तरफ भागेंगे। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों? जो ऋण आयन एनोड की तरफ भागेंगे वहां होगा बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा, और जो धनायन कैथोड की तरफ भागेंगे वहां अपचयन होगा। बच्चों ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी होगी कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीकरण में बच्चों एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और अपचयन में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कैथोड और एनोड पर क्या होगा? 8 कैथोड। जैसा कि मैंने कहा कैथोड पर अपचयन होता है, तो कैथोड पर कौन जा रहा है बच्चों? Na प्लस जा रहा है। देखिए Na प्लस जा रहा है, इसका यहाँ अपचयन हो जाएगा और अपचयन होकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा Na में। यानी कि अब देखिए बच्चों Na प्लस, इस पर एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Na, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों जो प्रोसेस है ये अपचयन की है। और बच्चों एनोड पर जो होता है वहां ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो यहां बच्चों एनोड की तरफ जा कौन रहा है? ध्यान दीजिए, एनोड की तरफ आ रहा है Cl माइनस, Cl माइनस। देखिए Cl पर एक माइनस है, इसका मतलब यहां एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये क्या काम करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। लेकिन बच्चों यहां पर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने से Cl बनता है, तो Cl क्या बच्चों? यहां क्लोरीन गैस निकलती है, तो दो क्लोरीन परमाणु, दो क्लोराइड आयन लेंगे और दोनों से दो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे बाहर। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बनाएगी कौन सी गैस? Cl2 गैस बनाएगी। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यहाँ होता है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से बच्चों ये विद्युत अपघटन की प्रोसेस है। जो विद्युत अपघटनी, इस सेल को बच्चों विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विद्युत अपघटन क्या है और विद्युत अपघटन में जो प्रोसेस होती है कैथोड और एनोड पर, वो किस तरह की प्रोसेस होती है। कैथोड पर बच्चों आपने देखा अपचयन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अब बच्चों आप इसको भी स्क्रीनशॉट के थ्रू अपनी कॉपी में नोट करिए। इसके बाद मैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम आपको समझाने जा रहा हूं। जल्दी से बच्चों नोट करें इसे। बच्चों अब मैं आपको विद्युत अपघटन के नियम समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। बच्चों एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, इन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम दिए थे। उन्हीं के नियमों को विद्युत अपघटन के प्रथम और द्वितीय नियमों के नाम से जाना जाता है। अब इनके नियम क्रम से आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। बच्चों ये नियम ये बताता है कि जब किसी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत अपघटन कराया जाता है तो इसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित, भाई पदार्थ इलेक्ट्रोडों पर जमा होता है, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हम इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा कैपिटल W मान लें और विद्युत अपघट्ट विलयन में प्रवाहित आवेश Q मान लें तो W अनुक्रमानुपाती Q हो जाता है। सामने देखिए बच्चों, विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। बच्चों अनुक्रमानुपाती कहें या समानुपाती कहें। यहाँ पर W मैंने मान लिया है कि ये वो मात्रा है जो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन, बच्चों निक्षेपित या विलीन का मतलब इलेक्ट्रोडों पर जमा होना, डिपॉजिट होना, और उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश मैंने कैपिटल Q मान लिया। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग W अनुक्रमानुपाती Q होना चाहिए। अब बच्चों जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक नियतांक जोड़ते हैं कैपिटल Z। फैराडे ने कैपिटल Z को कहा निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब बच्चों फिजिक्स में आपने पढ़ा है Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। अगर हम ये मान लें कि I एम्पियर की धारा T समय तक विद्युत अपघट्ट विलयन में प्रवाहित हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, और जब Q की ये वैल्यू समीकरण 1 में हम पुटअप करेंगे तो आ जाएगा W इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। तो ये फार्मूला आ गया फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से। क्या फार्मूला आ गया? इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा कैपिटल W इक्वल टू ZIT। अब बच्चों Z क्या है? जो पदार्थ निक्षेपित हो रहा है इलेक्ट्रोडों पर उसका है ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब इसकी मैं बनाने जा रहा हूं डेफिनेशन। बच्चों बार बार मैं कह रहा हूं कि डेफिनेशन बनती है फार्मूले से। फार्मूला हमारे पास है W इक्वल टू ZQ। यहाँ W Z किस पे डिपेंड कर रहा है? W पर, लेकिन Z के साथ क्या जुड़ा हुआ है? Q। अगर बच्चों यहाँ पर हम Q यानी कि विद्युत अपघट्ट विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 मान लें तो बच्चों सीधे सीधे W Z के बराबर हो जाएगा, यानी कि Z W के बराबर हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ माना है यदि Q बराबर 1 कूलम तब W बराबर ZQ से W बराबर Z या Z बराबर W, यानी कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के बराबर है। क्या है बच्चों? किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जो एकांक आवेश, कितना आवेश? 1 कूलम, मतलब एकांक आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन होता है, निक्षेपित या विलीन होता है। तो ये बच्चों फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। इसको भी आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए या ऐसे ही नोट करिए। अब बच्चों आते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम पर। द्वितीय नियम का स्टेटमेंट बच्चों क्या कहता है? अच्छा, स्टेटमेंट समझने से पहले इस बात को समझो। बच्चों ये स्टेटमेंट जो है ये कहता है कि अगर एक से अधिक विद्युत अपघट्ट विलयन हो, एक से अधिक विद्युत अपघट्ट विलयन हो, मान लो 2 विद्युत अपघट्ट विलयन है, तो अगर दोनों विद्युत अपघट्ट विलयनों में आवेशों की समान मात्राएं प्रवाहित की जाएं, मान लो इसमें आवेश Q प्रवाहित किया जाए और इसमें भी Q प्रवाहित किया जाए,
तो इनके इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ निक्षेपित हो रहा है, मान लो इसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ W1 है और इसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ W2 है, और इसमें जो पदार्थ निक्षेपित हो रहा है उसका तुल्यांकी भार E1 है और इसमें जो निक्षेपित हो रहा है उसका तुल्यांकी भार E2 है। तो ये नियम ये कह रहा है कि W1 अनुक्रमानुपाती E1 हो जाएगा और W2 अनुक्रमानुपाती E2 हो जाएगा। अब आप समझते हो जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाओगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट जोड़ोगे। मान लो यहाँ कांस्टेंट मैंने k जोड़ दिया और इसको देखो W2 इक्वल टू k इंटू E2। अब इसको अगर फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, फर्स्ट में अगर सेकंड का डिवीजन कर दें तो W1 अपॉन W2 k E1 अपॉन k E2, इससे ये कैंसिल हो गया। ओवरऑल फार्मूला क्या आ रहा है, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। यही फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम का फार्मूला है। क्या कहता है स्टेटमेंट, आवेश की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती हैं। कहने का मतलब W अनुक्रमानुपाती E और इसका मतलब W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, जहां W1 व W2 इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं हैं और E1 व E2 क्रमशः उनके तुल्यांकी भार हैं। तो बच्चों अब इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो अब बच्चों आज के इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चों लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।